कि किस हेल्दी लाइफ के लिए भी स्ट्रांग बनाना है। सो आज हम हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत सारे आपके मिथ दूर होंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। सो इस एपिसोड को आपको एंड तक देखना है, एंड तक हमारे साथ बने रहना है। साथ ही आपको भी पता है कि आप खुद भी इस एपिसोड का पार्ट बन सकते हैं। कैसे? बस फोन उठाना और कॉल करना है हमारे स्टूडियो नंबर 40095595 पर। साथ ही हम फेसबुक पे भी लाइव है, तो आप हमें लाइव वहां भी देख सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। सो आज के इस एपिसोड के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर धरा सिंह, डीएम कार्डियो, एम्स न्यू दिल्ली, और ही इज आल्सो अ सीनियर कंसल्टेंट एट लिंक हॉस्पिटल। तो बहुत ही अमेजिंग एपिसोड होने वाला है। सर, आपका रेडियो चस्का में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे कार्डियोलॉजी बहुत एक बारीक फील्ड कही जाती है, इसमें आपकी स्पेशलिटी है। कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई और ये फील्ड ही कैसे चुनी आपने? एक्चुअली आजकल देखा जाता है कि हार्ट डिसीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है बिल्कुल। बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल बिल्कुल। बिकॉज ऑफ डाइटरी हैबिट्स एंड some genetic effects also जी are जी there. जी So एमबीबीएस करने के बाद जब मैंने एमडी में एडमिशन लिया और देखा कि बहुत सारे हार्ट के मरीज हैं जी। जो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वहीं से मुझे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिला कि आगे चल के मुझे हार्ट के फील्ड में जाना है। फिर उसके बाद मैंने एम्स में ज्वाइन किया डीएम कार्डियोलॉजी। जी। फिर उसके बाद वो डिग्री कंप्लीट करके फिर मैं अपने ही जगह पे आके प्रैक्टिस कर रहा एम्स के बाद ग्वालियर, एम्स के बाद ग्वालियर चुनना बहुत मुश्किल अपने आप में एक फैसला है। बहुत सारे डॉक्टर्स का सपना होता है, जब आप लोग अपने इस जर्नी में होते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तब तो बहुत ही सपना होता है कि एम्स न्यू दिल्ली ही चाहिए। उसके बाद ग्वालियर आने का फैसला कैसा था? था। अब बहुत मुश्किल डिसीजन था। वहाँ पर कंसल्टेंट्स हमारे टीचर्स थे, वो पूछते भी थे, सभी को पूछते यूजुअली कि आप जी। डिग्री खत्म होने के बाद कहाँ जाओगे। तो मैंने तो पहले से ही प्लान था कि मुझे वापस अपने एरिया में ही जाना है, क्योंकि जो भी एम्स में पेशेंट आते थे वो मैंने देखा है, झांसी ग्वालियर जो बेल्ट है जी जी उसमें से जो माइटल स्टोनोसिस वाले पेशेंट है स्पेसिफिकली, वो बहुत ही इग्नोर्ड रहते हैं। यंग यंग एज में किसी को स्ट्रोक हो रहा है, कोई की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बेकार है, चल भी नहीं पा रहा है, एक कदम चलने पे ही सांस फूल रही है। तो मुझे लगा कि अगर मैं उस वहीं पर जाके अपनी जगह पे थोड़ा सा लोगों को सर्विस दूं तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। और एक समय था जब हम लोगों को भी एक बहुत स्मॉल से ट्रीटमेंट के लिए भी, और स्पेशली हार्ट, अगर न्यूरो, अगर कार्डियो की बात करें, तो यहाँ हमारे पास इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता ही नहीं था, इतने अच्छे डॉक्टर्स होते ही नहीं थे। तो हर किसी को या तो दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज पहुंचना पड़ता था। पर अब लकीली वो सब चीजें दूर हो गई है। हमारे आसपास इतने स्पेशलिस्ट हैं, इतने एक्सपर्ट लोग हैं, इतने इतने अमेजिंग डॉक्टर्स हैं कि अब हम लोगों को पल पल पे मेट्रो सिटीज नहीं भागना पड़ता है। ग्वालियर में ही आपको बहुत अच्छा इलाज और बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ उपलब्ध होता है। सर, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। क्या थीम है? कुछ स्पेशल है इस बार, या कुछ स्पेशल मैसेज है इस बार हम देने वाले हैं? बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने का एक ही मकसद है, जी। कि लोगों में हार्ट डिसीज के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग हार्ट डिसीज को कैसे प्रिवेंट करें, अगर किसी को हार्ट डिसीज हो गई है तो उसके इलाज के क्या क्या ऑप्शन है। जी। और मेजर फोकस हमेशा प्रिवेंशन पे इसलिए रहता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसी को हार्ट डिसीज हो गई तो अगर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ही उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हम किसी बीमारी को प्रिवेंट करेंगे तो उससे बहुत लार्ज पॉपुलेशन को फ़ायदा मिलेगा। तो ये बेसिकली ये जर्नी वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और डब्ल्यूएचओ के द्वारा शुरू हुई थी 1999 में, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड हार्ट डे। उसके बाद अप टू 2011 तक तो लास्ट संडे ऑफ सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता था। उसके बाद वो फिक्स कर दिए 29 ऑफ सितंबर। इसका हमेशा मकसद यही रहता है कि लोगों में हार्ट डिसीज के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। हर डिसीज का ट्रीटमेंट क्या-क्या उपलब्ध है, सभी बीमारियां इनक्योरेबल नहीं है, बहुत सारी जी बीमारियां जी। ट्रीटेबल है, 100% क्योरेबल भी है। उन सब के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल। जब हम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो लोगों के मन में हमेशा पहला थॉट यही आता है कि ये अब फुल्ली क्योरेबल तो है ही नहीं है। अगर आप एक बार हार्ट पेशेंट बन जाते हो, तो आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको वो ही ड्रैग करते रहना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम ट्रीटेबल भी है, बस आपको सही टाइम पे सही इंसान से कंसल्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, तो एक टाइम पे वो एज रिलेटेड कही जाती थी कि वो तो एक एज के बाद हार्ट प्रॉब्लम तो होना आम है, एक एज के बाद ही आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। पर अब बहुत कम एज में भी हम ये देख रहे हैं, अब एज फैक्टर तो अब बचा ही नहीं है। बहुत कम एज के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है।
क्या गलतियां हो रही हैं हमसे या क्या कारण है इसके पीछे सर? देखो, हार्ट अटैक आने का कोई एक कारण नहीं है। इट्स बेसिकली मल्टी फैक्टोरियल डिसीज। बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब है कि कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जी जी। बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि एज एक फैक्टर है, उसके बाद भी स्मोकिंग है, जी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइपोप्रोटीन ए जिस एशियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहता है। जी। तो मैंने तो बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और लाइपोप्रोटीन ए और होमोसिस्टिन बढ़ा हुआ है, एंड दे हैड मैसिव एमआई एट द यंग एज। सो इट्स ऑलवेज मल्टी फैक्टोरियल डिसीज। अगर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो ये ज्यादा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या जेनेटिक प्रॉब्लम? बेसिकली ये दोनों प्रॉब्लम है। सपोज किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसको जी। तो अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। राइट राइट। सपोज फॉर एग्जांपल एपोबी 48 किसी पेशेंट को ज्यादा है या जी फिर उसमें म्यूटेशन है और वो स्मोकिंग करता है, जी। तो जेनेटिकली तो मॉडिफाइबल एपोबी 48 यू कैन नॉट डू, पर स्मोकिंग तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर राइट स्मोकिंग राइट। करता है तो उसको 4 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के, अगर वो स्मोकिंग नहीं करता तो। बिल्कुल बिल्कुल। और स्मोकिंग अब हम देख रहे हैं कि एक कूल फैक्टर कहा जाता है, और वांना बी कूल कूल दिखने के लिए बस ऐसे ही स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप्स में, अरे कर ले क्या जा रहा है। बट इसके आफ्टर इफेक्ट्स अधिकतर बच्चे देखना भूल जाते हैं। बहुत कम एज में आजकल लोग स्मोकिंग के एडिक्टेड हैं। अभी हमने नशा मुक्ति कैंपेन चलाया था, उसमें हमें पता चला कि कितनी कम एज में लोग नशा कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। हम अधिकतर उसके बाद में क्या होने वाला है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या होने वाले हैं, हमारी लाइफ में क्या होने वाले हैं, वो हम अधिकतर देखना भूल जाते हैं। सो कोशिश करिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट कीजिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों से जितना ज्यादा दूर हो सके आप रहिए। सर, क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से हम पूरी तरीके से हार्ट को अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अप टू 80% ऑफ हार्ट डिसीज आर प्रिवेंटेबल। इसका ओके। मतलब है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं, जी जैसे स्मोकिंग बंद करते हैं, अगर किसी को ओबेसिटी है तो जी अगर हम वेट रिड्यूस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी डाइट का पैटर्न है उसमें हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, जी। और जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करते हैं, या फिर जो मीट प्रोडक्ट हैं उनको कम करते हैं, तो डेफिनेटली हर हर डिसीज होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल। अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें या हाई बीपी पेशेंट्स की बात करें, उन लोगों में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का या हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा रहता है। तो वो उनके लिए मैं चाहूंगी आप कुछ टिप्स दें कि वो क्या क्या कर सकते हैं कि वो थोड़ा बच सके। अगर हम ब्लड प्रेशर वाली लोगों को बात करते हैं, हाइपरटेंशन वाले जी पेशेंट्स की बात करते जी। हैं, तो उनको सबसे पहले तो थोड़ा सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए, ओके ओके। डेयरी प्रोडक्ट्स कम करना चाहिए, और अपना वजन थोड़ा सा कम करना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर की उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो मेडिसिन भी लेने में कोई परहेज नहीं है। जी। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब करने से भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे और ब्लड प्रेशर सपोज लगता है लोगों की कि हमारा बीपी तो भले ही थोड़ा सा ज्यादा है, हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, हमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं, तो हम क्यों लें। ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे टारगेट एंड ऑर्गन डैमेज शुरू होने लगता है, जैसे कि आईज की वेसल्स का डैमेज, किडनी की वेसल्स का डैमेज, हार्ट की वेसल्स का डैमेज, ब्रेन की वेसल्स का डैमेज। इट स्टार्ट्स अर्ली इवन व्हेन द ब्लड प्रेशर राइजेस above 120 80, एनीथिंग above 120 80 is dangerous। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक टाइम टू टाइम आपका ब्लड चेकअप जरूरी होता है, डॉक्टर्स बहुत इस बारे में अवेयर करते हैं कि एक ब्लड टेस्ट टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रेगुलर हार्ट टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर ये लोग अवॉइड करते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, जब तक कुछ दिक्कत नहीं है, तब तक क्यों पैसे बर्बाद करना है। तो एज एक्सपर्ट, एज अ इस चीज में आप इतना आपकी जर्नी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक रेगुलर हार्ट चेकअप कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जनरल पॉपुलेशन में एज ए स्क्रीनिंग टूल इट इज नॉट रिकमेंडेड, ओके। पर लेकिन जिस किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कोई हाइपरटेंसिव है, किसी को डायबिटीज है, जी किसी को ओबेसिटी है, या फिर किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जी उन लोगों को स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उसमें आप अपना बीपी चेक करा सकते हैं, शुगर चेक करा सकते हैं, ईसीजी कराना है, एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, टीएमटी करा सकते हैं, और जी। इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल जरूरी है, और इट शुड आल्सो इंक्लूड द लाइपोप्रोटीन ए, सीरम होमोसिस्टिन। ओके ओके ओके। लोग सोचते हैं अधिकतर कि आजकल एक जिम ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल गया है, बहुत कम एज के लोग हो चाहे एक
एज के बाद के हो, हर किसी को आजकल एक ही धुन सवार है कि जिम जाना है, मेल फीमेल रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। सो वो जिम कल्चर बहुत से लोग कहते हैं कि काफी रिस्की है, काफी कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं आज पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि क्या ये जिम कल्चर जो एकदम से इतना बूम पे आया है, ये रिस्की है हेल्थ के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिम कल्चर रिस्की नहीं है, पर लेकिन जिस इंटेंसिटी से लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जी या जी फिर जी। जितनी स्पीड से करना चाहते हैं उतना नहीं करना चाहिए। ओके ओके। आपको हमेशा अगर सपोज कार्डियक एक्सरसाइज करना है तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज करिए जी जी जी। और हमारे उसके पहले बाद कॉलर, सर मैं आपको माफी चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। जी, आपका रेडियो चस्का पे बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धरा सिंह हमारे साथ मौजूद है। हेलो। हेलो सर, आपका रेडियो चस्का पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष बात कर रहा हूँ। जी मनीष जी। जी 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 जी, आप अपना सवाल पूछिए। जैसे कि अभी मतलब कम उम्र के लोगों में सर हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके क्या कारण है और हमें हेल्थी उनको रखने के लिए क्या कदम अपनाया जाना चाहिए? खान पान में क्या करना चाहिए? ठंड में आ रही है, ठंडा को ज्यादा देखिए बिल्कुल सही बोला आपने। काफी लोगों में यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैंने तो यंगेस्ट पर्सन जो देखा है वो 18 साल का है जिसको हार्ट अटैक आया था। और ऐसी स्थिति में अपना वेट नियंत्रित रखें, वजन कम रखना चाहिए। जो आउटसाइड फूड है या फिर फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। जो भी घर का बना हुआ खाना, होममेड फूड, उसको ही खाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट, रेगुलर एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज इन अ वीक। इतना तो 150 पर वीक, 150 मिनट्स पर वीक इतना तो रिकमेंडेड है। उससे ज्यादा कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। और उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स नहीं लें। अगर कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है, जिम भी जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसके लिए सप्लीमेंट्स ले रहा है, वो ज्यादा हानिकारक है। स्मोकिंग करता है कोई तो स्मोकिंग बंद करें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, उसकी या तो दवाई लें या फिर उसके लिए जो दवाई नहीं लेने के अगर दवाई से बचना चाहते हैं तो अपना वजन कम करें, डाइट में चेंज करें, डेयरी डेस डाइट लें, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करें, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें। बहुत सारी चीज़ें जिनको करने से अपन बीमारियों से बच सकते हैं और यंग एज में हार्ट अटैक आने से भी बच सकते हैं। स्ट्रेस फैक्टर आजकल बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको भी हमें कम करना चाहिए योगा और मेडिटेशन के माध्यम से। हेलो। 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 मनीष जी, एम आई ऑडिबल? शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है या मनीष जी हमारे साथ आगे कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, पर आई होप आपको आपका आंसर मिला हो और सर ने आपको जो भी टिप्स दी आपने उनको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू जिम कल्चर इतना रिस्की नहीं है, पर ये जो आप जो एकदम सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हो ये एग्जैक्टली। ज्यादा रिस्की। या फिर ये इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज हाँ। रैपिडली अप टाइटेड करते हैं, वो ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हमेशा ग्रेजुअली जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एकदम से वो आता ना कि अरे एकदम बॉडी चेंज कर लेनी है, एकदम इतना मसल्स होना चाहिए, इतना वो, और वो भी बहुत कम समय में। आप अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए, बी बी काइंड टू इटसेल्फ, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि सर ने बोला कि सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं और एकदम से अपनी बॉडी पे इतना हार्श होना वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। सर आप लिंक हॉस्पिटल में भी है, लिंक हॉस्पिटल ग्वालियर के जाने माने हॉस्पिटल्स में से एक है। इस समय आपको किस टाइप की कार्डिक प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है? बेसिकली वैसे तो मल्टीपल कार्डियक इश्यूज आते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जो छोटे बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिसीज होती है जी। वो अगर टाइमली जैसे फॉलिक एसिड कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, या फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं तो उनको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फिर प्लान प्रेगनेंसी हमेशा ठीक रहती है, क्योंकि उसकी वजह से भी काफ़ी बीमारी हार्ट डिसीज होने का खतरा कम हो जाता है। कंसेंचुअल मैरिज है उनको अवॉइड करना चाहिए, उसकी वजह से भी कंजेनिटल हार्ट डिसीज कम हो सकती है। पर लेकिन अगर किसी को है तो सर्जिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। सभी कंजेनिटल हार्ट डिसीज कुछ सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, कुछ फॉलोअप में भी ठीक हो जाती है, जैसे सिंपल ओएस एएसडी है या फिर छोटा सा कोई वीएसडी है। जी। और कुछ का इंटरवेंशन से भी इलाज पॉसिबल है, जैसे एएसडी है उसमें डिवाइस क्लोज हो सकता है, पीएचडी है उसमें डिवाइस क्लोजर करते हैं, पीडी है उसमें डिवाइस क्लोजर करते हैं। या फिर कोई कंजेनाइटल बाल्ब स्नोसिस है, जैसे पल्मोनरी स्नोसिस है उसको अपन बलून कर सकते हैं, एविटिक स्नोसिस है उसको भी बलून कर सकते हैं। सो इलाज कंजेनिटल हार्ट डिसीज के लिए भी काफी हद तक पॉसिबल है। एक कंफ्यूजन लोगों को सबसे ज्यादा रहता है
हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। लोगों को लगता है ये दोनों टर्म्स सेम ही है, लोगों को लगता है हार्ट अटैक ही कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट ही हार्ट अटैक है। पर एज एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों हार्ट अटैक यूजली जो आम भाषा में यूज होता है कि किसी को अचानक से चेस्ट पेन होना, सीने में दर्द होना और हार्ट की कोई वेसल ब्लॉक होना, उसको हम आमतौर पर हार्ट अटैक बोलते हैं। में। ओके ओके। अगर पेशेंट को रिदम नहीं है, अगर पेशेंट को पल्स नहीं आ रही है, पेशेंट को बीपी नहीं आ रहा और पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, उस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ओके ओके ओके। सो उस आज आपका ये भी ट्रू है, कंफ्यूजन बहुत दूर हुआ होगा आसानी से। So, आज का एपिसोड, जैसे कि हमारे हर एपिसोड आप बेसिकली आपकी अवेयरनेस के लिए होते हैं कि आपको हर टॉपिक के बारे में अवेयरनेस हो, आपको हर चीज के बारे में आप इतना तो बेसिक जान सकते हैं, जान पाए कि आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ ना बना पाए। सो आज का टॉपिक भी, आज का ये एपिसोड भी फुल आपकी अवेयरनेस के लिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। एंड में हम एक छोटा सा मिथ एंड फैक्ट राउंड भी करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक को लेके बहुत सारे मिथ भी मार्केट में होते हैं। तो आपको हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़ना है। साथ ही आपको पता है कि आप खुद भी इस एपिसोड का पार्ट बन सकते हैं। कैसे? बस फोन उठाना है और कॉल करना है हमारे स्टूडियो नंबर 400955 पर। साथ ही हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो आप हमें लाइव वहां भी देख सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। सर, विमेंस में हार्ट अटैक हमने बहुत कम देखने को मिला है, तो क्या विमेंस में भी हार्ट अटैक होता है और क्या उनके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं? बेसिकली अप टू ऐसा बोला जाता है कि अप टू 45 ईयर्स तक जब तक मेनोपॉज नहीं होता है, जी जी तब तक वुमेन्स को यूजुअली हार्ट अटैक नहीं होता है, बिकॉज एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जी जी। वो उसकी वजह से प्रोटेक्टेड रहती है। ओके। पर आफ्टर 45 और आफ्टर मेनोपॉज 45 टू 55 जी। हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है, पर ओके। अभी भी मेल्स के बराबर नहीं पहुंचता। पर आप आफ्टर 55 ईयर्स ऑफ एज इट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मेल, और आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज वो फिर वो और मेल को भी क्रॉस कर जाता है। तो जो भी ओल्डर वुमेन्स है, वो 65 ईयर्स के बाद उनको हार्ट डिसीज या कोरोनरी हार्ट डिसीज होने का रिस्क ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मेल। 45 ईयर्स से कम में उनको बहुत कम रिस्क रहती है एज कम्पेयर टू काउंटर पार्ट, एज जी कम्पेयर जी टू मेल्स। दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। दूसरा ही आपने पूछा कि उनके सिम्टम्स जी जी। डेफिनेटली अलग अलग होते हैं, कि काफी फीमेल्स का है कि बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज और सोशियो इकोनॉमिक डिलीमा यू कैन से, जी कि या तो उनके सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं, या तो वो टिपिकल सिम्टम्स जो मेल्स को होते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन, डिफ्यूज, और फीमेल्स या तो बताने में थोड़ा सा उनको और लगता है कि वो राइट राइट। हाथ रख के बता नहीं सकती कि जी उसको जी पूरे चेस्ट में पेन हो रहा है। और उन लोगों को एटिपिकल सिम्टम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना और घबराहट, वॉमिटिंग, डिजीनेस, जी। ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। ओके ओके। सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि अधिकतर हम लोग तो इसी उसमें रहते हैं कि अरे फीमेल्स को तो हार्ट अटैक्स आते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, जैसा कि आज सर ने क्लियर किया कि 45 के बाद फीमेल्स में भी हार्ट अटैक्स के चांसेस होते हैं, और उनके सिम्टम्स मेल से थोड़े से अलग है, तो आपको उन सिम्टम्स पे भी ध्यान रखना है। और अगर कहीं भी कभी भी थोड़ा सा भी सिम्टम लगता है, तो बिल्कुल किसी एक्सपर्ट को तुरंत आप कंसल्ट करिए। हार्ट रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे लेटनाली बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं पहला सुख निरोगी काया। तो आपकी निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख है। अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, अपने हार्ट का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सर, क्या एक बार लोगों के मन में बहुत ये सवाल भी रहता है कि क्या एक बार बाईपास सर्जरी हो गई या एंजियोप्लास्टी हो गई, तो उसके बाद हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, हम एक कभी भी वो पहले जैसे नहीं हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाईपास होना या फिर एंजियोप्लास्टी होना उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड्स ऑन हमारे हार्ट का एलवी फंक्शन कितना है, मतलब हार्ट का पंपिंग जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कितना है। अगर हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है जी जी। और हमें और कोई सिम्टम्स नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। ओके ओके। सो ये बहुत बड़ा एक मिथ था। हार्ट फेलियर को सुनने में बहुत स्कैरी टर्म लगता है कि हार्ट फेलियर, तो आपके अकॉर्डिंग इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है? हार्ट फेलियर, व्हाट इज हार्ट फेलियर? बेसिकली हार्ट फेलुअर और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज है। हार्ट ओके। फेलुअर का मतलब है कि या तो हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, जी। और वो पंप नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है उसका कारण हार्ट अटैक हो सकता है, या ओके फिर ओके। जैसे कार्डियोमायोपैथी है, या फिर कोई मायोकार्डिटिस की वजह से, या फिर कंजेनिटल हार्ट डिसीज है उसकी जी वजह जी। से, या फिर हमारे हार्ट में ब्लड फिल नहीं हो पा रहा है, जिसमें हमारा हार्ट मोटा हो जाता है, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है या फिर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, उनमें हमारे हार्ट की फिलिंग प्रॉपर नहीं होती। तो दोनों कंडीशन को ही हार्ट फेलुर कहते हैं, या जी तो जी। फिलिंग में डिफेक्ट हो या फिर पंपिंग में प्रॉब्लम हो, दोनों कंडीशन को ही हार्ट फेलुर कैटेगरी में रखते हैं।
ओके ओके। सो आज आपको बहुत सारी चीजें जो आज हमको पता ही नहीं था, वो आपको बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिल रहा होगा। सर आजकल लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, वहां उसमें अपना बर्थ रेट जो है डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो कितना रिलायबल है कि किसी भी हम हार्ट की इमरजेंसी को वो बता सकता है? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? अब बेसिकली अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और उसके पास सपोज आई बात है या फिर कुछ और भी जिसमें ईसीजी की फैसिलिटी जी जी अवेलेबल है, जी। तो उस ईसीजी से हम पता कर सकते हैं कि सपोज किसी को सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया और उस टाइम पे ईसीजी का क्लिप हमारे पास है कि कोई एरिथमिया हुआ है, तो फिर वो उस चीज के लिए यूजफुल है, सो दैट कि अपन आगे उसमें वर्कअप कर सकें हाँ कि राइट एरिथमिया क्यों राइट हुआ, राइट। कि इरेगुलर हार्ट बीट क्यों हुई, जी 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 जी। सो ये यूजफुल है। स्पेशली इन प्लेयर्स। हाँ राइट। सो ये यूजफुल है, हर इंसान यूज कर सकता हाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो हार्ट में जो भी डिसीजेस होती है, जो बर्थ रिलेटेड डिसीज होती है, जो बचपन से बच्चों को आई हुई होती है, क्या उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? क्या वो क्योरेबल है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 90% डिसीज़ हैं, जो बच्चों की भी क्यूरेबल है। पर ओके। लेकिन है कि कुछ डिसीज़ है, जैसे कि कुछ साइनोटिक हार्ट डिसीज़ में बच्चा ब्लू पड़ जाता है। उसमें हो सकता है कि बच्चे को 2 बार या 3 बार सर्जरी करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जो कॉमन डिसीज़ है, टॉफ है, जी जिसको टेट्रालॉजी ऑफ फेलोज़ बोलते हैं। उसमें पहले अगर बच्चा छोटा है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है, तो एक शंट सर्जरी करते हैं या फिर आजकल तो स्टेंट्स भी डालते हैं, पीडी स्टेंट्स करते हैं। उसके बाद उसको कुछ समय बाद करेक्टिव सर्जरी करते हैं, अगर पल्मोनरी आर्टरीज का साइज ठीक है। अगर पहले से ही पल्मोनरी आर्टरी का साइज ठीक है, तो कंप्लीट करेक्शन उस एक उम्र में भी हो सकता है, मतलब यंग एज में भी हो सकता है। फिर बिल्कुल। उसको दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ट्राइकस्पिड एट्रेजिया है, उसमें कभी कभी 3-3 बार सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। ओके और ओके। कुछ बीमारियां हैं जैसे पीएफओ है छोटा सा, या फिर छोटा सा एएसडी है, उसको सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट डिपेंड्स ऑन दी डिसीज। ओके ओके। सो आई थिंक हमने हेल्थ से हार्ट से रिलेटेड सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हमने सबको कवर किया है। अब हम एक छोटा सा मिथ और फैक्ट राउंड करेंगे, क्योंकि हर चीज के बारे में हमें बहुत सारे मिथ सुनने को मिलते हैं। एज एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि क्या वो मिथ है, कि क्या वो फैक्ट है। तो वो आपके सारे मिथ और सारे फैक्ट सब क्लियर होने वाले हैं इस पार्ट में, तो आपको हमारे साथ जरूर बने रहना है। सो सर मैं आपको एक एक स्टेटमेंट दूंगी, आपको वो बताना है कि ये मिथ है कि फैक्ट है। ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि ये तो बहुत ही अब अभी आपने क्लियर ही किया था कि हार्ट अटैक सिर्फ ओल्ड लोगों को ही आता है। नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। हार्ट अटैक किसी को भी, किसी भी जेंडर को, किसी भी उम्र में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप स्लिम हो तो आपको हार्ट डिसीजेस कभी नहीं आएंगी। ये ये भी बिल्कुल मिथ है कि अगर स्लिम है तो हार्ट डिसीज नहीं आएगी। बहुत सारे जी स्मोकर है, वो यूजुअली स्लिम ही होते हैं और उनका राइट वेट कभी राइट। 40-50 से ज्यादा नहीं होता है, और उनको हार्ट की क्या, ब्रेन की वेसल्स, गर्दन की वेसल्स या फिर पैरों की वेसल्स भी ब्लॉक्ड रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी इंसान को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है तो तीसरी बार में उसका सरवाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। है। वो डिपेंड्स करता है कि पहले कितना सीवियर हार्ट अटैक आया, फिर या फिर कितना एक्सटेंसिव ब्लॉकेज है और हार्ट का फंक्शन कितना है। So number of heart attacks is not related to not related to survival. ओके ओके। और जबकि हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि थर्ड हार्ट अटैक अगर आपको है तो अब तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आपका बचना। पर एज एक्सपर्ट ही आपको सही चीजें बता सकते हैं। घी ऑयल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, ये हमारे हार्ट के लिए दुश्मन है। ये भी मिथ है। पर लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम मात्रा में यूज करना चाहिए। जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जी है, जी स्पेशली जी घी है जिसकी बात करें। जी। ऑयल में कुछ जैसे कोकोनट ऑयल है या फिर ग्राउंडनट ऑयल है, जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, उनका सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए। पर 100%, क्योंकि बॉडी को फैट की भी ज़रूरत है। बॉडी को जैसे बॉडी की सेल्स है, वो उनकी जो सेल वॉल होती है वो फैट से बनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि 100% फैट, और वो अवॉइड किया भी नहीं जा सकता। हम कुछ भी बिल्कुल फूड खाएं, सब में थोड़ा थोड़ा फैट तो होता है। पर जो मेजर चीज़ें हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स या ट्रांस फैट है, जी उसको हमें 10% से कम करना चाहिए। बिल्कुल। नॉन वेजिटेरियंस को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू वेजिटेरियंस। ये दिस इज ट्रू, बिकॉज ओके। कि उन लोगों को फैट इंटेक ज़्यादा होता है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट हमेशा पूरी तरह हेल्दी रहेगा? सिर्फ एक्सरसाइज से तो नहीं, पर लेकिन राइट है कि राइट। और चीजें भी आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। जैसे आपका बॉडी वेट है, आपकी स्ट्रेस है, और आपकी स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना, आपके बॉडी लेवल को मेंटेन करना, आपकी डाइट का पैटर्न है उसको मेंटेन करना। तो अगर पांचों चीजें ठीक से रखते हैं, तो जी यूजुअली हार्ट अटैक नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हार्ट
रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा एक कनेक्शन नींद से भी होता है। तो क्या अगर एक इंसान प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है तो क्या वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के करीब जा रहा है? ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज फैक्ट है कि अगर कोई 6 आवर्स या उससे कम लेता है तो उसकी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इवन मेडिकल स्टूडेंट्स में भी देखा जाए तो नाइट ड्यूटीज़ में रहते हैं, राइट। अपने पीजी के टाइम पे उन लोगों को हार्ट डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस जी रहते हैं। जी जी जी। हार्ट प्रॉब्लम्स हमेशा चेस्ट पेन से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग पेशेंट्स होते हैं उनको चेस्ट पेन नहीं होता है, जी। जैसे डायबिटिक है उनको चेस्ट पेन यूजुअली बिल्कुल नहीं बिल्कुल होता है, या बिल्कुल। फिर फीमेल है उनको चेस्ट पेन नहीं होता है, या फिर बहुत ओल्ड एज है उनको तो पता ही नहीं चलता चेस्ट पेन कब हुआ, वो डायरेक्टली सिनकोप हो जाता है, जैसे इंफेरवाल एमआई है उसको जी यूजुअली जी। सिनकोप हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो दैट इज नॉट ट्रू। शुगर सिर्फ डायबिटीज के लिए हार्मफुल है, हार्ट के लिए नहीं? शुगर बेसिकली दोनों के लिए हार्मफुल है, जी। डायबिटीज वालों के लिए भी बिल्कुल और बिल्कुल हार्ट डिसीज वालों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई इंसान जिम करता है तो उसको कभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो? ये भी मिथ है, अगर जिम कर रहा है तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा जी। ऐसा नहीं है। नहीं है, राइट राइट। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है? यूजुअली अगर आपको कोई चलने में एक्सरसाइज में लिमिटेशंस नहीं है, जैसे सपोज कि आप दौड़ सकते हैं जी। या 5 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं, तो यूजुअली आपका हार्ट हेल्दी है। ओके ओके। सिर्फ रिच लोग और फास्ट फास्ट लाइफस्टाइल वाले लोगों को ही हार्ट डिसीज होती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्मोकर्स हैं वो राइट। यूजुअली लो सोशियो स्टेटस से आते हैं, जी उन लोगों को भी हार्ट डिसीज ज़्यादा होती है। दूसरा कि डाइटरी जो हमारा जी जिसको बोल सकते हैं कि जो फूड सप्लाई है, फूड चेन इतना इम्प्रूव हुआ है इंडिया में, तो आजकल कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं रह गया जिसको जी खाना जी। नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम्स बिल्कुल चला बिल्कुल रही है, बिल्कुल। तो हार्ट डिसीज की रिस्क उल्टा गरीबों में या फिर लो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको ज़्यादा है। अगर हम कंट्री टू कंट्री बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको हार्ट डिसीज या फिर हार्ट अटैक का रिस्क थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। अब बिल्कुल जबकि हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज है उनमें अभी भी वो राइज पर है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई भी डिसीज है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, इट हैज नथिंग टू डू विद क्लास और किस आप कैटेगरी से आ रहे हैं या किस लाइफस्टाइल से आप हैं। आप कितने प्रिकॉशंस रख रहे हैं, आप कितने कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके, ये सिर्फ उस पे डिपेंड करता है। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों के मन में बहुत सारे ये डाउट होते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हमारा नॉन वेज इंटेक नहीं है, बॉडी में प्रोटीन कम जा रहा है, तो हमको कुछ ऐसी आप वो बताइए, कोई ऐसी डाइट्स बताइए कि जिससे हम अपनी डेली लाइफ में उसे अडेप्ट कर सकें और उससे हमारा हार्ट ठीक रह सके। अपनी डाइट में जैसे कि स्प्राउट्स अगर हम इंक्लूड करते हैं जी। तो उससे हमारी प्रोटीन भी जाएगी, हमारे फाइबर्स भी जाएंगे, जी। एंटीऑक्सीडेंट्स भी जाएंगे। और डेयरी प्रोडक्ट्स कम करते हैं तो फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल भी लेवल ठीक रहेगा और हमें हार्ट डिसीज या फिर आगे से डायबिटीज होने की रिस्क कम रहेगी। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जी। उसको हमेशा बंद रखना चाहिए, कि वो तो मुझे लगता है कि फैट से भी ज़्यादा डेंजरस है। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड है जैसे कि फास्ट फूड है, पिज्ज़ा बर्गर है, या फिर जो स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, जी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जी। उनको 100% अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ऑडियंस में से कोई भी अगर आपको विजिट करना चाहता है तो वो आपसे कैसे मिल सकते वो मुझे लिंक हॉस्पिटल में सुबह 10 से 2 बजे के बीच मिल सकता है। हैं? बाकी आफ्टर 3 टू 8 पीएम मेरा क्लिनिक है पटेल नगर में, एलन कोचिंग के सामने, वहाँ पर भी मिल सकता ओके ओके। सो बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, हमने हार्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की, आपके बहुत सारे मिथ दूर किए, आपको बहुत सारी अमेजिंग टिप्स मिली है। सो हमेशा की तरह आपको पता है इस एपिसोड के साथ आपको क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करना है और ये हेल्दी टिप्स हर घर तक, हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के इस एपिसोड को समाप्त करते हुए हमारे सभी ग्वालियर वासियों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? मुझे लगेगा जो मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा अपने ग्वालियर वालों को, कीप एक्सरसाइजिंग, बिल्कुल eat healthy food, and control risk factors like do not smoke, stop sweetened beverages, बिल्कुल and eat healthy lifestyle, practice yoga and meditation. बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा से डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो आगे जाके चीजें खराब हो उसके बाद में हम थोड़ा अलर्ट हो, उससे अच्छा है हम प्रिकॉशंस लेके चलें। बिल्कुल, prevention is always better than the cure. बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, आपने इतनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करी, थैंक यू। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी मजेदार एपिसोड के साथ, ढेर सारी नॉलेज के साथ, ढेर सारी एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, सुनते रहिए रेडियो चस्का 95 एफएम, बिंदास बजाओ। अच्छा यार।